नमस्कार दोस्तों, आर के स्टोरी ऑफ ड्रीम के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी सिर्फ एक कल्टिवेशन सागा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी लड़की का सफर है जिसने डर और लाचारी की बेड़ियों को तोड़कर खुद को एम्प्रेस के रूप में साबित किया। जब सब कुछ छीन लिया गया तो रावी ने हार नहीं मानी, बल्कि उसने अपने भीतर की ज्वालाओं को पहचाना। क्या वो अपनी नियति बदल पाएगी? क्या वो अपने चुने हुए परिवार के साथ मिलकर उस 30 साल पुरानी साजिश का पर्दाफाश कर पाएगी? चलिए रावी की इस रोमांचक और जादुई यात्रा में मेरे साथ शामिल होइए। अध्याय 4। वर्धन लड़का जानबूझकर असफल होने में बिताने के लिए 2 साल का समय बहुत लंबा होता है। जब तक रावी 9 साल की हुई, कम से कम पंथ की गिनती के अनुसार उसकी वास्तविक उम्र एक निजी मजाक बनी हुई थी जिसे वह दादी तारा के अलावा किसी के साथ साझा नहीं करती थी। उन दुर्लभ शामों में जब वो अभी भी घाटों पर बूढ़ी सन्यासी महिला के साथ बैठने के लिए चुपके से नीचे चली जाती थी, वो उस विशेष अनुशासन को लगभग पसंद करने लगी थी जिसकी इसके लिए आवश्यकता थी। उसने 2 साल की पंथ उपयुक्त गति से मूलाधार को पार किया था, जो उसकी वास्तविक क्षमता की तुलना में एक पूरा सीजन धीमी गति थी, और प्रशिक्षक भानु की हल्की प्रशंसात्मक तारीफ को बिल्कुल सही मात्रा में शर्मीले गर्व के साथ स्वीकार किया था। वो 3 इंच लंबी हो गई थी। उसने अपने बालों की चोटी गूंथना सीख लिया था, खराब तरीके से ही सही, ताकि कावेरी अभी भी अधिकांश सुबह आवश्यकता के बजाय आदत से उसके लिए ऐसा करती थी। उसने औषधि कक्ष का इतनी बार दौरा किया था कि ईशानी ने यह नाटक करना बंद कर दिया था कि कड़वी पत्ती का काम ही दौरों का वास्तविक कारण था, और इसके बजाय जब भी रावी के कदम दुकान की चौखट पर सुनाई देते, वो चुपचाप मसालेदार दूध का एक दूसरा कप अलग रखना शुरू कर चुकी थी। वो दोबारा अभिलेखागार की अलमारी में नहीं गई थी। गणक काका उसके साथ के और भी अधिक शौकीन हो गए थे, और ये लगाव लापरवाह बूढ़े लोगों को उन तरीकों से लापरवाह बना देता था जिनका वह दोबारा उपयोग करने का इरादा रखती थी, लेकिन अभी नहीं, जब तक कि उसे इस बात का स्पष्ट अंदाजा न हो जाए कि वो दूसरी बार में वास्तव में क्या ढूंढ रही थी और एक दूसरी खोज में कितना जोखिम उठाना सही था। अपनी तमाम सावधानीपूर्ण योजनाओं में उसने जिस चीज की उम्मीद नहीं की थी, वो थी प्रतिनिधिमंडल के बैनर, ध्वज। वर्धन वंश के रंग, कावेरी ने छात्रावास की सीढ़ियों से देखते हुए कहा, जब सवारों की एक कतार मेरू के बाहरी फाटक की ओर सनकरे मोड़दार रास्ते से ऊपर आ रही थी। पहाड़ी हवा में लाल और सुनहरे रंग के झंडे लहरा रहे थे। आचार्य इसके बारे में 1 हफ्ते से अजीब मूड में है। किसी तरह का गठबंधन का दौरा है। रावी के पेट में कुछ पेचीदा और पूरी तरह से अनैच्छिक हलचल हुई। वर्धन, वो जानती थी, निश्चित रूप से, उस अमूर्त धैर्यवान तरीके से जिस तरह वो अब सब कुछ जानती थी, कि यह जीवन पिछले जीवन की तरह अंततः वर्धन कबीले को उसकी कक्षा में वापस ले आएगा, कि 2 सहयोगी घरानों को बांधने वाली तयशुदा सगाई विशेष रूप से उसके लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि भुवनमंडल पर कुलीन गठबंधन इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी बनते थे, और अगर यह एक बार हुआ था तो ये बहुत संभव था कि दोबारा भी होगा। उसने खुद से कहा था, उन सावधानी भरे घंटों में जब वो जागकर एक ऐसी घड़ी पर गणना करती थी जिसे केवल वो देख सकती थी, कि वो इसके लिए तैयार थी, कि वो अर्जुन वर्धन से दोबारा खुली आंखों और बंद दिल के साथ मिलेगी, और पंथ अंततः उनके 2 घरानों के बीच जो कुछ भी तय करेगा, वो इस बार एक रणनीतिकार के रूप में उसमें प्रवेश करेगी, न कि एक ऐसी लड़की के रूप में जो इस विचार से प्यार करती थी कि आखिरकार वो किसी की होने जा रही है। उसने उस सारी सावधानीपूर्ण तैयारी में इस बात का हिसाब नहीं लगाया था कि पहाड़ी रास्ते पर लाल बैनरों को आते देखना वास्तव में 9 साल की उम्र में कैसा महसूस कराता है, या उसकी छाती का कितना हिस्सा अभी भी, सब कुछ के बावजूद, उम्मीद के बेहद करीब किसी चीज से दर्द कर रहा था। वो छत पर मेरी मदद करने नहीं आया था, उसने कतार को करीब आते देखकर खुद को कड़ाई से याद दिलाया। वो अपने परिवार के साथ किनारे पर खड़ा रहा और उसने हिसाब किताब लगाया और फैसला किया कि मैं एक स्वीकार्य नुकसान थी। वो अब जो कुछ भी है, इस उम्र में जो भी है, वही वो आगे चलकर बनता है। इसे इसलिए मत भूलना क्योंकि वो छोटा है और शायद आकर्षक है और अभी तक किसी भी अपराध का दोषी नहीं है। यह इस पूरे दूसरे जीवन के कठिन अनुशासनों में से एक था, एक ऐसे अपराध के खिलाफ शिकायत रखना जो तकनीकी रूप से अभी तक किया ही नहीं गया था। द सिंडिकेट ऑफ क्रिम्सन, लाल कतार, वर्धन प्रतिनिधिमंडल का बाहरी प्रांगण में पूरे समारोह के साथ स्वागत किया गया जो सूर्यवंश सहयोगी घरानों के लिए आरक्षित रखता था। धूप, औपचारिक वस्त्र, आचार्य प्रलयन अपनी सबसे शांत और शालीन मुद्रा में। रावी, रैंक में बहुत कनिष्ठ होने के कारण औपचारिक स्वागत का हिस्सा नहीं थी। ऊपर की प्रशिक्षण छत से अन्य बाहरी शिष्यों के एक समूह के साथ गर्दन झुकाकर देख रही थी। वर्धन कबीले के मुखिया एक चौड़े, सफेद दाढ़ी वाले व्यक्ति थे जिनकी हंसी पूरे प्रांगण में गूंज रही थी। उनके बगल में, आधा कदम पीछे,
एक लड़का खड़ा था जो रावी की वर्तमान दिखाई देने वाली उम्र से लगभग 1 साल बड़ा था। गहरी आंखें, तुरंत मुस्कुराने वाला, एक ऐसे बच्चे के विशेष सहज आत्मविश्वास के साथ जिसने कभी यह नहीं सोचा था कि कोई कमरा उसके लिए जगह बनाएगा या नहीं। तो तुम यहाँ हो, रावी ने सोचा, और यह विचार उस सावधानीपूर्ण रणनीतिक दूरी के बिना आया जिसे उसने 2 साल तक विकसित किया था। इसके बजाय ये बिल्कुल उसी तरह आया जैसे ये हमेशा दोनों बार आया था, गर्मजोश, तत्काल और पूरी तरह से अनचाहा। अर्जुन वर्धन ने 9 या 10 साल की उम्र में प्रांगण के ऊपर भीड़भाड़ वाली प्रशिक्षण छत की ओर देखा। जिस तरह औपचारिक समारोहों में बच्चे हमेशा अंततः देखते हैं, ऊबकर बड़ों के भाषणों से ज्यादा दिलचस्प कुछ ढूंढते हुए, और पूरे प्रांगण की दूरी के पार रावी की आंखों को ढूंढ लिया। वो मुस्कुराया, कोई पॉलिश की हुई राजनयिक मुस्कान नहीं, एक असली मुस्कान, एक कोने से थोड़ी खुली जिसने संक्षेप में अजीब तरह से उसे कावेरी की याद दिला दी। रावी ने पलटकर प्रतिक्रिया में कोई मुस्कान नहीं दी। उसने खुद को स्थिर रखा, खुद को उस पल को उसी तरह दर्ज करने के लिए मजबूर किया जैसे उसने गणक की अलमारी, निचले शहर की अफवाहों और प्रलयन के मूल्यांकन करने वाले हाथ को दर्ज किया था। पहली मुलाकात, दूसरा जीवन, अभी तक कोई दायित्व नहीं बंधा है, और उस सारे अनुशासन के बावजूद वह अपने खुद के मुंह के कोने को हिलने से पूरी तरह से नहीं रोक सकी। छत पर मुलाकात उसने वास्तव में उससे बात करने की उम्मीद नहीं की थी। पंथ के सख्त शिष्टाचार के अनुसार औपचारिक गठबंधन के दौरे वरिष्ठ शिष्यों और आचार्यों के मामले होते थे, बाहरी रैंक के 9 साल के बच्चों के नहीं। लेकिन वर्धन प्रतिनिधिमंडल 3 दिनों तक रुका, और दूसरी दोपहर, जब वयस्क लोग गठबंधन के दौरों के लिए आवश्यक धीमी औपचारिक बातचीत कर रहे थे, किसी ने, निश्चित रूप से खुद वर्धन मुखिया ने, जिन्हें रावी अब भी एक वास्तव में दयालु व्यक्ति के रूप में याद करती थी, जिनका अपने बेटे के लिए स्नेह कभी संदेह में नहीं था, फैसला किया कि लड़के को प्रशिक्षण छतों को देखने की अनुमति दी जानी चाहिए, जैसे एक वास्तविक शिष्य देखता है। उसे एक कनिष्ठ अनुरक्षक एस्कॉर्ट दिया गया। वो कनिष्ठ अनुरक्षक एक विशेष प्रकार के छोटे पहाड़ी संयोग के माध्यम से, जिसे रावी बाद में सालों तक ये तय करने की कोशिश करेगी कि इसका श्रेय भाग्य को दिया जाए या ड्यूटी रोस्टर में उसके अपने शांत हेरफेर को, वो खुद थी। तुम वही हो जो छत पर थी, अर्जुन ने उसी पल कहा, जैसे ही अनुरक्षण करने वाले प्रशिक्षक ने पास से गुजरने वाले एक वरिष्ठ के साथ कुछ चर्चा करने के लिए सुनने की सीमा से बाहर कदम बढ़ाया। स्वागत समारोह देख रही थी, हर कोई स्वागत समारोह देख रहा था, इस तरह नहीं। उसने अपना सिर झुकाया, उसी खुली, बेपरवाह जिज्ञासा के साथ उसका अध्ययन किया जो उसे याद थी, वास्तव में एक 12 साल बड़े लड़के के संस्करण से बहुत अच्छी तरह याद थी। उस पल से ठीक पहले जब उसने एक चाकू को उसकी रीढ़ ढूंढने दिया था और उसे रोकने के लिए कोई हरकत नहीं की थी। तुम ऐसे देख रही थी जैसे तुम मुझे पहले से जानती हो। मैं जानती थी, उसने सोचा। 12 साल तक, एक ऐसे जीवन में जिसे तुम्हें जीना याद नहीं है। मैंने तुम्हें नाम के अलावा हर चीज में प्यार किया और तुमसे शादी की, और तुम एक छत के किनारे खड़े रहे और अपने परिवार के हिसाब किताब को ये तय करने दिया कि मैं खोने लायक थी। तुम दिलचस्प लग रहे थे, उसने इसके बजाय कहा, जो अपने तरीके से पूरी तरह सच भी था। अर्जुन हंसा, एक असली हंसी, आनंदित, पूरी तरह से उस सावधान राजनयिक वजन के बिना जिसे उसने 20 साल का होने तक ढोना सीख लिया था। ये पूरे हफ्ते में किसी ने मुझसे जो सबसे अजीब बात कही है, वह है, बाकी सब तो बस झुकते हैं और मुझे छोटा मालिक बुलाते हैं और मेरे पिता की फसल की पैदावार के बारे में पूछते हैं। वो उसके साथ साथ चलने लगा जब वे प्रशिक्षण छत के किनारे चल रहे थे। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे ढीले बंधे थे, जो उसके पिता के रुख की एक अनजानी नकल थी। तुम्हारा नाम क्या है? रावी। नदी की तरह, वो सहमत हुई, और उसकी छाती में कुछ 2 साल की सावधानीपूर्ण तैयारी के बावजूद इस बात पर दुख हुआ कि पुरानी गर्माहट अभी भी कितनी आसानी से अपना रास्ता ढूंढ लेती है। कबीले का गणित उन्होंने शायद 20 मिनट तक बात की, छतों के बारे में, 7 लोगों के बारे में, और वह किसी दिन किस लोक तक पहुंचने की उम्मीद करता था। एक कहानी के बारे में जो उसने एक यात्रा करने वाले व्यापारी से सुनी थी कि मेरू की बिल्कुल चोटी पर एक सन्यासी ऋषि रहते हैं जिन्होंने 40 वर्षों से एक शब्द भी नहीं बोला था। रावी खुद को एक कड़वी मीठी स्पष्टता के साथ याद करते हुए पा रही थी कि वह 9 साल की उम्र में वास्तव में एक अच्छी संगति था, कुशाग्र बुद्धि, उन चीजों के बारे में जिज्ञासु जिनका उसके अपने कबीले के फायदे से कोई लेना देना नहीं था, उस बिना सोचे समझे तरीके से दयालु जिस तरह बच्चे दुनिया द्वारा उन्हें ये सिखाने से पहले दयालु होते हैं कि कौन सी दयालुता वहन करने योग्य है। मेरे पिता कहते हैं कि सूर्यवंश के आचार्य पूर्वी प्रांतों के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, अर्जुन ने एक बिंदु पर कहा, कनिष्ठ शिष्यों के एक समूह को निचली छत पर अभ्यास करते हुए देखते हुए।
वे कहते हैं कि हमारे कबीले 3 पीढ़ियों से सहयोगी रहे हैं और यह कभी एक बार भी गलत नहीं हुआ। क्या वे कहते हैं कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? अर्जुन ने पलकें झपकाईं। इस सवाल से उस तरह हैरान हुआ जिसने रावी को पूरी बातचीत में किसी भी चीज से ज्यादा स्पष्ट रूप से बताया कि वो अभी भी वास्तव में कितना छोटा था। गलत कैसे? मुझे नहीं पता, मैं तो बस पूछ रही हूँ। उसने इस पर उस विशेष गंभीरता के साथ विचार किया जो बच्चे उन सवालों के लिए सुरक्षित रखते हैं जिनके बारे में उन्हें कभी सोचने का कारण नहीं मिला होता। मुझे लगता है कि मेरे पिता वही करेंगे जो कबीले को सुरक्षित रखे, उसने धीरे से कहा। पिता तो यही करते हैं, है ना? कबीले को सबसे पहले सुरक्षित रखना। उसने इसे सरलता से कहा, बिना किसी वजन के। दुनिया का एक तथ्य, जैसे पहाड़ का ऊंचा होना या नदी का ठंडा होना, अभी तक एक ऐसे दर्शन के रूप में नहीं समझा गया था जिसे उसे किसी दिन किसी और की कीमत पर जीने के लिए चुनना होगा। यही वो वाक्य है। रावी ने बिल्कुल स्थिर रहकर उसे पूरी बेपरवाही से अभ्यास करने वाले शिष्यों को देखते हुए सोचते हुए कहा। ये ठीक वही वाक्य है, लगभग शब्द दर शब्द। अब से 12 साल बाद, जब तुम एक काले पत्थर की छत के किनारे खड़े रहोगे और हिलोगे तक नहीं, तुम इसे थोड़ा अलग तरीके से कहोगे। तुम इसे सुरक्षा के बजाय कर्तव्य कहोगे। लेकिन यह वही हिसाब किताब होगा जिसे इतनी जल्दी, इतनी सरलता से, इतनी मासूमियत से एक ऐसे पिता से सीखा गया है जो वास्तव में तुमसे प्यार करता है और जिसने कभी भी एक अनाथ लड़की के लिए तुम्हारे स्नेह को 3 पीढ़ियों के गठबंधन के अस्तित्व के खिलाफ तौलने की जहमत नहीं उठाए। क्या कबीला उसमें रहने वाले लोगों से ज्यादा मायने रखता है? उसने पूछा, और दूर से सुना कि यह सवाल एक 9 साल के बच्चे के मुंह से कितना अजीब लग रहा था। इसे सुना और फिर भी इसे रहने दिया, क्योंकि कुछ चीजें अजीब लगने के छोटे से जोखिम के लायक थीं। अर्जुन ने तब पूरी बातचीत में पहली बार उसे ठीक से देखा, वास्तव में देखा। उसके चेहरे की आसान बचकानी जिज्ञासा ने, संक्षेप में, किसी अधिक सतर्क चीज को रास्ता दे दिया। ये पूछने के लिए एक अजीब बात है, उसने कहा। मुझे अजीब सवाल पसंद है। वो तो मैंने नोटिस किया। एक छोटी, अनिश्चित मुस्कान, उसकी पुरानी मुस्कान से कम आत्मविश्वासी, केवल आकर्षण दिखाने के बजाय वास्तव में इस पर विचार करते हुए। मुझे नहीं पता, उसने आखिरकार स्वीकार किया, और इस स्वीकारोक्ति में लगभग राहत जैसी कोई चीज थी, मानो किसी ने उसे पहले कभी जवाब न जानने की अनुमति न दी हो। मुझे कभी चुनना नहीं पड़ा। मुझे उम्मीद है कि मुझे कभी ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें करना पड़ेगा। रावी ने उसे एक ऐसी कोमलता के साथ देखते हुए सोचा जिसने उसे अपनी ही छाती पर इस बात के लिए गुस्सा दिला दिया कि सब कुछ के बावजूद वो अभी भी इसके काबिल थी। तुम ठीक 12 साल बाद हम दोनों के जीवन की सबसे खराब रात में चुनोगे, और तुम कबीले को चुनोगे, और तुम इसके लिए खुद से नफरत भी नहीं करोगे। कम से कम इतनी तो नहीं कि जब मैं तुमसे 6 फीट दूर खून से लथपथ पड़ी रहूं, तब तुम्हारे पैर उस छत के किनारे जमने से रुक सकें। मुझे भी उम्मीद है कि तुम्हें कभी ऐसा नहीं करना पड़ेगा, उसने जोर से कहा, और उसके एक एक शब्द का वही अर्थ था, उस जटिल, दुखद तरीके से जैसा वो इस दूसरे जीवन में चीजों का अर्थ निकालना धीरे धीरे सीख रही थी। वास्तव में चाहती थी कि उसका यह विशेष संस्करण कभी वह आदमी न बने जिसने उसे मरने दिया, और 21 कठिन वर्षों की यादों की ठंडी स्पष्टता के साथ जानती थी कि उम्मीद करना कभी भी यह बदलने के लिए पर्याप्त नहीं रहा है कि एक डरा हुआ कबीले का उत्तराधिकारी वास्तव में वो क्षण आने पर क्या चुनता है। विदाई और नया हिसाब किताब। वर्धन प्रतिनिधिमंडल तीसरे दिन चला गया। बैनर मोड़दार रास्ते से वापस उसी तरह नीचे जा रहे थे जैसे वे आए थे। अर्जुन घोड़े पर सवार होने से पहले बाहरी फाटक पर उसके पास आया, एक ऐसे बच्चे की विशेष तात्कालिकता के साथ हौंफता हुआ जो अवसर गायब होने से पहले कुछ कहने के लिए दृढ़ संकल्पित हो। मैंने अपने पिता से पूछा कि क्या हम दोबारा आ सकते हैं, उसने कहा। उन्होंने कहा, शायद एक बार गठबंधन की चर्चा ठीक से तय हो जाए। कुछ सालों में, शायद, जब हम दोनों बड़े हो जाएंगे। वो हिचकिचाया, और बस एक पल के लिए वो सहज आत्मविश्वास पूरी तरह से गायब हो गया, जिससे नीचे कुछ अधिक छोटा और अनिश्चित रूप दिखाई देने लगा। मुझे अच्छा लगेगा अगर हम आ सके। रावी ने उसकी ओर देखा, 9 साल का, गहरी आंखों वाला, वास्तव में आशान्वित, अभी तक किसी भी चीज का दोषी नहीं, और उस सब का पूरा, पेचीदा वजन महसूस किया जो वह जानती थी लेकिन वह नहीं जानता था कि यह, किसी रूप में, उसी रास्ते की शुरुआत थी जो एक छत के किनारे चाकू जितनी लंबी चुप्पी के साथ समाप्त हुआ था, कि वो इस दोस्ती को अभी मना कर सकती थी, इसे जड़ से काट सकती थी इससे पहले कि इसे किसी ऐसी चीज में बदलने का मौका मिले जो धोखा देने लायक हो, या कि वह इसे बढ़ने दे सकती थी, सावधानी से, इस बार खुली आंखों से, और अब से लेकर उस छत के बीच के हर एक साल का उपयोग ये पता लगाने के लिए कर सकती थी कि क्या उसके सामने खड़े लड़के में वास्तव में कोई अलग इंसान बनने की क्षमता थी, अगर वो उसे इसके लिए पर्याप्त कारण दे। मैं अभी नहीं जानती कि तुम इस जोखिम के लायक हो या नहीं, उसने सोचा।
लेकिन मैं अब जानती हूँ, उस तरह से जो मैंने पहली बार खुद को कभी नहीं जानने दिया था, कि अगर मैं गलत साबित हुई तो जोखिम की कीमत क्या होगी। उसका कुछ तो मूल्य होना चाहिए, उसे कुछ तो बदलना चाहिए, इसमें कि मैं तुम्हें बढ़ते हुए कितनी सावधानी से देखती हूँ। मुझे भी यह अच्छा लगेगा, उसने कहा, और अपनी हर एक कड़े संघर्ष से जीती गई सावधानी के बावजूद ये पूरी तरह सच था। उसने लाल बैनरों को पहाड़ी रास्ते से वापस नीचे की ओर मुड़ते हुए देखा जब तक कि वे आखिरी मोड़ के पीछे गायब नहीं हो गए, और उनके जाने के बाद लंबे समय तक फाटक पर खड़ी रही, एक ऐसी महिला का सावधानीपूर्वक हिसाब किताब करती रही जो बहुत आसानी से प्यार करने के कारण एक बार मर चुकी थी, और जिसने अभी तक ये तय नहीं किया था कि इस बार इसका जवाब अधिक सावधानी से प्यार करना था या बिल्कुल भी नहीं। अध्याय 4 समाप्त। अगले अध्याय में हम देखेंगे दादी तारा क्या जानती है, जिसमें रावी मार्गदर्शन के लिए नदी के मंदिर लौटती है और सीखती है कि उसका पुनर्जन्म उतना अभूतपूर्व नहीं हो सकता है या उच्च शक्तियों द्वारा उतना अनदेखा नहीं किया गया है जितना उसने मान लिया था। अध्याय 5 दादी तारा क्या जानती है। रावी अक्सर नदी के मंदिर में वापस नहीं जाती थी। हर यात्रा का मतलब था बाहरी फाटक के रात के पहरेदारों के पास से चुपके से निकलना, अंधेरे में आधा मील संकरे मोड़दार पहाड़ी रास्ते से नीचे जाना और छात्रावास की सुबह की घंटी बजने से पहले वापस ऊपर आना। एक ऐसा जोखिम जिसकी वह सावधानी से गणना करती थी, ठीक उसी तरह जैसे वो अब हर चीज का हिसाब रखती थी। लेकिन 2 साल के सतर्क गणित ने उसके मन में एक ऐसा सवाल छोड़ दिया था जिसका जवाब गणक की अलमारी के पास नहीं था और ईशानी के निचले शहर की गपशप भी उसे छू नहीं सकती थी। और इस पूरे पहाड़ पर केवल एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसने डूबती हुई 7 साल की बच्ची को देखा था और तुरंत जान लिया था कि उसके बारे में कुछ तो गड़बड़ थी। उसने दादी तारा को ठीक वहीं पाया जहां वो हमेशा उन्हें पाती थी, घाटों के ऊपर एक सपाट पत्थर पर पालथी मारकर बैठी हुई। उनकी अग्रबाहुओं पर पुरानी शैलियों में राख मली हुई थी। वे अंधेरे पानी को उसी तरह देख रही थी जैसे कुछ लोग आग को देखते हैं। तुम फिर से बहुत ज्यादा सोच रही हो, तारा ने बिना मुड़े कहा। मैं इसे यहीं से महसूस कर सकती हूँ। बैठो। रावी बैठ गई। रात गर्म थी, उनके नीचे सामान्य नदी अपने सामान्य मार्ग पर बह रही थी, और एक लंबे पल के लिए दोनों में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा, जो कि रावी इन शांत मुलाकातों के 2 वर्षों में समझ चुकी थी कि तारा महत्वपूर्ण बातचीत शुरू करने के लिए इसी तरीके को पसंद करती थी। मुझे अभिलेखागार में एक नाम मिला, रावी ने आखिरकार कहा। एक लड़की, अनाथ, मेरी तरह, 31 साल पहले 22 साल की उम्र में अनाहत पार किया था। उसका रिकॉर्ड बस बंद कहता है, जैसे वो किसी व्यक्ति के बजाय बहीखाते का बैलेंस थी। उसने तारा के चेहरे के बजाय पानी को देखा, क्योंकि अगली बात इस तरह कहना आसान था। मुझे लगता है कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो सबसे पहले उसके साथ हुआ था। तारा इतनी देर तक शांत रही कि रावी ने आखिरकार उनकी तरफ देखा और पाया कि बूढ़ी औरत का चेहरा कुछ ऐसा कर रहा था जो उसने 2 साल की मुलाकातों में कभी करते नहीं देखा था। वो चेहरा पूरी तरह से जानबूझकर स्थिर हो रहा था, एक ऐसे व्यक्ति की विशेष स्थिरता जो अपने मुंह से निकलने वाले हर अगले शब्द को पहले चुन रहा हो। मीरा, तारा ने कहा। रावी का पूरा सीना ठंडा पड़ गया। आप उन्हें जानती थीं। अतीत की गूंज, मैंने उसे सिखाया था। तारा के राख से सने हाथ उनकी गोद में बंध गए, और उनकी आवाज, जब उन्होंने आगे कहा, कुछ ऐसी पुरानी और दर्दभरी हो गई थी जैसी रावी ने उनसे पहले कभी नहीं सुनी थी। इससे पहले कि मैं नदी से बात करने वाली वह पागल बूढ़ी औरत बनूं, बच्ची, मैंने सूर्यवंश गुरुकुल में सेवा की थी। वरिष्ठ प्रशिक्षक, विशुद्ध लोक, विशुद्ध रेल्म, 3 दशक पहले। मैंने खुद मीरा को इसी घाट पर पाया था, आधा डूबा हुआ जैसे तुम मिली थी। मैंने 14 सालों तक उसे वो सब कुछ सिखाया जो मैं जानती थी, ठीक उस रात तक जब उसने अनाहत में प्रवेश किया और बस अस्तित्वहीन हो गई। जहां तक इस पहाड़ के किसी भी रिकॉर्ड को स्वीकार करने की इच्छा थी, उसके साथ क्या हुआ था मुझे कभी पता नहीं चला। शब्द बिल्कुल सपाट निकले, जो 31 वर्षों तक उनके साथ कुछ और न कर पाने की लाचारी से घिसकर चिकने हो चुके थे। मैंने पूछा, मैंने जोर से पूछा, और फिर मैंने धीरे से पूछा, और फिर मुझे पूछने की अनुमति मिलना ही पूरी तरह बंद हो गया। मीरा के अपने हृदय द्वार को पार करने के 6 महीने बाद मुझे मेरी रैंक से इतने नीचे के बाहरी प्रशिक्षण पद पर भेज दिया गया कि हर कोई समझ गया कि यह एक सजा थी, और उसके 1 साल बाद मैंने पूरी तरह से इस्तीफा दे दिया और इस नदी के किनारे रहने आ गई, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया था, किसी विशुद्ध लोक के साधक, कल्टिवेटर के लिए उपलब्ध विद्रोह के एकमात्र वास्तविक कार्य में, जिसके पास अपने गुस्से को रखने के लिए कोई और जगह नहीं थी, कि अगर पहाड़ चुपचाप नदी के अनाथों को निगलने जा रहा था, तो कम से कम एक व्यक्ति को तो किनारे पर बैठकर अगले वाले का इंतजार करना चाहिए, इससे पहले कि मौजूदा गश्ती दल उन्हें सबसे पहले ढूंढ ले।
रावी एक लंबे पल के लिए इसके साथ बैठी रही, 31 वर्षों के दुख के आकार को अपने 2 वर्षों के सावधान, धैर्यवान गुस्से के बगल में स्थापित होते हुए महसूस कर रही थी। आप 30 सालों से इस घाट पर मुसीबत की आवाज सुन रही है, उसने धीरे से कहा। उसकी वजह से तारा सहमत हुई। और इसलिए भी, बच्ची, कि पंत अपनी दयालुता के बारे में जो कुछ भी मानना चाहे, मैं कभी भी खुद को ये समझाने में सफल नहीं हो पाई कि मीरा अकेली थी या वह आखिरी साबित होगी। एक और बात है, रावी ने कहा, एक ऐसे लंबे सन्नाटे के बाद जब तक कि चांद पहाड़ी की रेखा के ऊपर स्पष्ट रूप से खिसक नहीं गया था। कुछ ऐसा जो मैंने आपको नहीं बताया है। पूरा नहीं, मैं जानती हूं, तारा ने कहा। अगर तुम्हें याद हो तो मैं पहली ही रात से जानती हूं। मैंने पूछा था कि तुम वास्तव में कितने साल की हो और तुमने मुझे 21 कहा था, और मैं हंसी नहीं थी, क्योंकि तुम्हारे एक शब्द बोलने से पहले ही मैंने महसूस कर लिया था कि तुम्हारा प्राण वास्तव में क्या था। कैसे? मैंने 2 साल में आपसे ये दर्जनों बार पूछा है और आपने कभी वास्तव में जवाब नहीं दिया। कालभ्रष्ट, भाग्य के धागे। तारा फिर से शांत हो गई, और इस बार जब वे बोली तो उनकी आवाज ने किसी ऐसे व्यक्ति के सावधान, सोचे समझे लहजे को अपना लिया था जो स्वतंत्र रूप से बोलने के बजाय बहुत पहले याद की गई किसी चीज को शब्द दर शब्द दोहरा रहा हो। भुवन मंडल पर चलने वाली हर आत्मा अपने पीछे एक भाग्य धागा, फेट थ्रेड, छोड़ती है, उन्होंने कहा। आज्ञा लोक, अजना रेल्म की दृष्टि एक साधक को उन धागों को समझने की अनुमति देती है, पतली, आगे की ओर बढ़ने वाली रेखाएं, जो ज्यादातर सीधी होती हैं, कभी कभी आपस में गूंथी हुई, जहां 2 जीवनों का मिलना तय होता है। मैं अपनी सक्रिय सेवा के अंतिम वर्षों में खुद आज्ञा लोक तक पहुंची थी, इससे पहले कि उम्र और दुख के कारण मैं उस लोक को ठीक से थामने का अनुशासन खो देती। वे आखिरकार रावी को सीधे देखने के लिए मुड़ी, और चांदनी में उनकी बूढ़ी आंखों में किसी ऐसे व्यक्ति की विशेष तीक्ष्णता थी जिसने कभी पेशेवर रूप से ठीक इसी का अध्ययन किया हो। तुम्हारा भाग्य धागा आगे की ओर नहीं बढ़ता, बच्ची। यह एक ऐसे बिंदु से आगे बढ़ता है जो पहले ही एक बार समाप्त हो चुका है, एक सीधी रेखा जो बस हवा के बीच में दोबारा शुरू हो जाती है, ठीक उसी तरह जैसे कोई स्क्रॉल तब दोबारा शुरू होता है जब आप पहले ही आखिरी पन्ने तक पढ़ चुके हो और उसे फाड़ चुके हो। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे भाग्य धागे पढ़े हैं। मैंने तुम्हारे पहले कभी किसी का ऐसा करते नहीं देखा था। रावी का मुंह सूख गया था। क्या ये खतरनाक है, इस तरह देखा जाना? यही, तारा ने कहा, वो सटीक सवाल है जिसे ईमानदारी से कब और कैसे जवाब दिया जाए, ये तय करने में मैंने 2 साल बिताए हैं, और मुझे लगता है कि आज वह रात है जब मैं इसे और नहीं टाल सकती। उन्होंने एक धीमी सांस ली, वैसी सांस जो एक शिक्षक अपने छात्र को एक ऐसा पाठ देने से पहले लेता है जिसे वह जानना नहीं चाहेगा। आज्ञा दृष्टि दुर्लभ है, लेकिन यह इस महाद्वीप के हर महत्वपूर्ण गुरुकुल में मौजूद है, और आज्ञा के ऊपर सहस्रार बैठता है, जहां भाग्य को केवल महसूस नहीं किया जाता, बल्कि दुर्लभ अवसरों पर सुधारा भी जाता है। एक आत्मा जो एक बार जी चुकी है और मर चुकी है, और आगे क्या होने वाला है उसे बदलने के लिए लौट आई है। ये ब्रह्मांड का कोई ऐसा रहस्य नहीं है जिसे आसानी से छिपाकर रखा जा सके। प्राचीन ग्रंथों में तुम्हारे जैसी चीज के लिए एक शब्द है, रावी। कालभ्रष्ट, समय से टूटा हुआ। और प्राचीन ग्रंथ उन कालभ्रष्ट आत्माओं के साथ क्या होता है इस बारे में बिल्कुल भी दयालु नहीं है, जो बहुत अधिक, बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत तेजी से बदलाव करती है। सुधारा कैसे जाता है, कोई भी पूरी तरह से सहमत नहीं है, जो तुम्हें एक स्पष्ट जवाब की तुलना में अधिक डराना चाहिए। कुछ ग्रंथों का दावा है कि भाग्य बस एक कालभ्रष्ट आत्मा के बदलावों के चारों ओर अपना रास्ता बदल लेता है, जब तक कि वही त्रासदियां आने के नए कारण नहीं ढूंढ लेती। अन्य लोगों का दावा है कि सहस्रार स्तर के मुक्त जीव, असेंडेड बीइंग्स, एक युग में मुट्ठी भर आत्माएं जो अंतिम द्वार को पार करती हैं, एक ऐसे भाग्य धागे को महसूस कर सकते हैं जो खुद पर वापस घूम जाता है, ठीक उसी तरह जैसे कोई मछुआरा एक अन्यथा चिकने जाल में किसी उलझन को महसूस करता है, और उनमें से कुछ ने ऐतिहासिक रूप से ऐसी उलझनों को वापस सुझाने में बहुत व्यक्तिगत रुचि ली है। तारा का बूढ़ा हाथ संक्षेप में रावी के छोटे हाथ पर बंद हो गया। मैं तुम्हें यह इसलिए नहीं बता रही हूं कि तुम उस सबसे डर जाओ जो तुमने पहले ही बनने का फैसला कर लिया है, बच्ची। मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूं क्योंकि तुमने 2 साल यह मानकर बिताए हैं कि तुम्हारे एकमात्र दुश्मन एक साजिश रचने वाले आचार्य और एक चाकू है जिसके आने के बारे में तुम पहले से जानती हो। मैं चाहती हूं कि तुम समझो कि जिस बिसात पर तुम खेल रही हो उसका आकार उससे कहीं अधिक बड़ा हो सकता है। बिसात का नया आकार। रावी लंबे समय तक इसके वजन के साथ बैठी रही, सामान्य नदी को अपने सामान्य मार्ग पर बहते हुए देखती रही, अपनी योजनाओं के पूरे सावधानीपूर्वक बनाए गए ढांचे को महसूस कर रही थी। प्रलयन से आगे निकलना,
कावेरी की ईर्ष्या को बढ़ने से पहले संभालना, ये पता लगाना कि अर्जुन 2 बार प्यार करने के जोखिम के लायक है या नहीं। सहस्रार स्तर के मुक्त जीवों द्वारा उलझे हुए भाग्य धागों को चुपचाप उनके मूल दुखद आकार में वापस सुझाने के विचार के सामने अचानक बहुत छोटा महसूस होने लगा था। तो फिर क्या फायदा, उसने आखिरकार कहा, और दूर से सुना कि शब्द कितने छोटे लग रहे थे, उस सब का जो मैं कर रही हूं। अगर भाग्य बस इसके चारों ओर अपना रास्ता बदल लेता है। मैंने यह नहीं कहा कि भाग्य हमेशा सफल होता है, तारा ने कहा। आत्मा दया को ठीक से जड़ पकड़ने से पहले काटने के लिए उनकी आवाज काफी तीखी थी। मैंने कहा कि प्राचीन ग्रंथ असहमत है, जिसका मेरे लंबे अनुभव में मतलब ये है कि वर्तमान में जीवित किसी भी व्यक्ति ने वास्तव में इस सवाल का इतनी कड़ाई से परीक्षण नहीं किया है कि वह निश्चित रूप से जान सके। मैं जो जानती हूँ 30 वर्षों के उस दुख से जिसे पलटने के लिए मेरे पास बहुत अधिक समय था, वह ये है। मीरा को कभी भी इसका परीक्षण करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वो कभी नहीं जानती थी कि परीक्षण करने के लिए कुछ है भी। उसने पूरी तरह से पहाड़ पर भरोसा किया, ठीक उस समय तक जब पहाड़ ने उसका रिकॉर्ड बंद कर दिया। तुम कम से कम ये जानती हो कि क्या आने वाला है। तुम जानती हो कि किन नामों पर नजर रखनी है और किन वादों पर भरोसा करने से पहले उन्हें 2 बार तौलना है। ये कम नहीं है बच्ची। ये वास्तव में वो एकमात्र लाभ हो सकता है जो एक काल भ्रष्ट आत्मा के पास एक ऐसे भाग्य के खिलाफ पेश करने के लिए होता है जो खुद को दोहराना चाहता है। उस बात का ज्ञान नहीं कि क्या होता है जिसे प्राचीन ग्रंथ सुझाव देते हैं कि भाग्य आसानी से दरकिनार कर सकता है, बल्कि खुद को उस प्रतिक्रिया में बदलने का अनुशासन जो आप चुनते हैं, जिसे किसी भी सहस्रार महल में कोई धागा पाठक बाहर से बिल्कुल भी देख या सुधार नहीं सकता। तो मुझे छिपते रहना चाहिए, साधारण बने रहना चाहिए। मुझे लगता है, तारा ने कहा, उनकी आवाज में सूखी मजाकिया शैली का एक अंश वापस आ गया था, कि तुम्हें बिल्कुल उतना ही साधारण बने रहना चाहिए जितना कि तुम जाहिर तौर पर 2 साल से मेरी सलाह के बिना भी काफी अच्छी तरह से प्रबंधित कर रही हो। लेकिन मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि तुमने आखिरकार 2 साल तक हर गलत सवाल पूछने के बाद मुझसे सही सवाल पूछा है। उन्होंने अपनी राख के रंग की शॉल की परतों में हाथ डाला और एक साधारण डोरी पर बंधी एक छोटी सी चीज निकाली, एक नदी का पत्थर, देखने में बिल्कुल साधारण, पूरी तरह से घिसकर चिकना हुआ, जिस पर एक धुंधला सर्पिल स्पाइरल उकेरा गया था जिसे रावी की उधार ली हुई बच्ची की आंखें चांदनी में बमुश्किल देख पा रही थीं। ये तुम्हारे भाग्य धागे को अदृश्य नहीं बनाएगा। वास्तविक सहस्रार महारथ से कम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता, और हम दोनों के पास तुम्हारे वहां तक सुरक्षित पहुंचने का इंतजार करने के लिए दशक नहीं है। लेकिन ये धागे की सबसे स्पष्ट विशेषता, कटे हुए, दोबारा शुरू हुए किनारे को एक निश्चित स्तर से नीचे की किसी भी आज्ञा दृष्टि के लिए धुंधला कर देगा। इसने मीरा के लिए कुछ नहीं खरीदा, क्योंकि जब उसे इसकी जरूरत थी तब मैं इसे बनाना नहीं जानती थी। तुम्हें उस जगह से आगे ले जाने के लिए जो वह नहीं कर पाई, ये सबसे कम है जो मैं कर सकती हूँ। रावी ने उस पत्थर को उन हाथों से लिया जो इतने लंबे समय के बाद पहली बार फिर से कांप रहे थे, इस बार डर से नहीं, और उस ठंडे, उपयोगी गुस्से से भी नहीं जिस पर उसने 2 साल तक खुद को चलाने का प्रशिक्षण दिया था, बल्कि किसी ऐसे बच्चे के सीधे, सरल दुख के करीब थे जिसे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा उपहार दिया जा रहा हो जिसने स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति को खो दिया था जिसके लिए उसने इसे पहली बार बनाया था। धन्यवाद, उसने कहा, और यह उसकी इच्छा से छोटा निकला। अभी मेरा धन्यवाद मत करो। तारा का बूढ़ा हाथ एक बार फिर उसके हाथ पर बंद हो गया, और एक पल के लिए उनकी आवाज ने एक सावधान शिक्षक के लहजे का हर निशान खो दिया और बस नग्न रूप से एक बूढ़ी औरत की आवाज बन गई, जो एक ऐसे बच्चे के लिए थकी और डरी हुई थी जिसकी रक्षा करने में पहाड़ को उसने एक बार पहले ही विफल होते देखा था। मेरा धन्यवाद तब करना जब तुम इतनी बड़ी हो जाओ कि वास्तव में उन वर्षों को कमा सको जो ये पत्थर तुम्हें खरीद कर देता है। मेरा धन्यवाद तब करना जब तुमने उनके साथ कुछ ऐसा किया हो जिसे करने का मौका मीरा को कभी नहीं मिला। उन्होंने वापस नदी, चांद और सामान्य, धैर्यवान तारों की ओर देखा। अब भोर की घंटी बजने से पहले पहाड़ पर वापस जाओ, काल भ्रष्ट। और तब वापस आना जब तुम ये तय कर चुकी हो कि तुम वास्तव में एक ऐसी बिसात के साथ क्या करने का इरादा रखती हो जो उस बिसात से इतनी बड़ी है जिस पर तुम्हें लगा था कि तुम खेल रही हो। संकल्प। रावी अपनी छाती के खिलाफ उस नदी के पत्थर को ठंडा और भारी महसूस करते हुए मेरू के फाटक की ओर वापस सनकरे मोड़दार रास्ते पर चढ़ गई। तारा द्वारा बताई गई हर बात पर उसी धैर्यवान, सावधान गणित के साथ विचार कर रही थी जिसे वह कावेरी की मुस्कान, अर्जुन के पिता के कबीला पहले के दर्शन और बच्चों को फसल की तरह काटने वाले पहाड़ के मोम की पट्टी वाले बही खाते पर लागू कर रही थी। भाग्य धागे, सहस्रार की आंखें जो उलझनों को सुलझाती है।
मैं जो हूं उसके लिए प्राचीन ग्रंथों में एक शब्द जो स्पष्ट रूप से उम्मीद करते थे कि अंततः मेरे जैसी एक से अधिक आत्माएं अस्तित्व में आएंगी। इसने उसे उससे कहीं अधिक डराया होना चाहिए था जितना इसने डराया। शायद उसने बाहरी फाटक पर पहुंचते हुए सोचा जब पूर्वी आसमान भोर की ओर अपनी पहली सलिटी रोशनी बिखेर रहा था। इसने बस उस बात की पुष्टि कर दी थी जिसका उसे किसी स्तर पर एक सामान्य बिना खून वाले आसमान के नीचे 7 साल के बच्चे के शरीर में डूबते हुए जागने के क्षण से ही संदेह था कि वो जिसके लिए भी मरी थी वो ब्रह्मांड के लिए पूरी तरह से अनदेखा कर देने जितना छोटा नहीं था। कि पहाड़, प्रलयन और यहाँ तक कि अर्जुन का सावधान कबीला पहले का गणित भी एक बहुत बड़े बहीखाते की केवल पहली सबसे छोटी परत साबित हो सकते हैं। एक ऐसा बहीखाता जो शायद उस विशुद्ध परिषद विशुद्ध काउंसिल तक फैला हुआ था जिसका जिक्र उसने वरिष्ठ शिष्यों को केवल चलते चलते करते सुना था, और उससे भी परे उस सब तक जो सहस्रार पर ही धैर्यवान और भयानक होकर प्रतीक्षा कर रहा था। तो फिर मुझे खुद को इतना बड़ा बनाना होगा, उसने फाटक से वापस चुपके से निकलते हुए सोचा जब उसके पीछे छात्रावास के पहले दिए जागने लगे थे कि इस सुधार को करने में उसकी कीमत से ज्यादा परेशानी हो। वो अभी तक नहीं जानती थी कि यह विचार कितना सच साबित होने वाला था, या कितने और नाम कुछ मीरा की तरह पहले ही खो चुके थे, कुछ अभी पैदा भी नहीं हुए थे, अंततः इसके जवाब में बुने जाने वाले थे। लेकिन उसने उस सुबह अपने सोने वाले वस्त्र के नीचे उस नदी के पत्थर को अपने दिल के करीब छिपा लिया, और सावधानीपूर्वक धैर्यपूर्वक छिपने के 2 वर्षों में पहली बार खुद को कुछ ऐसा महसूस करने दिया जो पूरी तरह से डर नहीं था और पूरी तरह से दुख भी नहीं था, बल्कि दोनों का एक अधिक ठंडा, अधिक स्थिर चचेरा भाई था। संकल्प एक क्षितिज के साथ जो अब वास्तव में इस शब्द के योग्य होने के लिए काफी बड़ा था। अध्याय 5 समाप्त। अगले अध्याय में हम देखेंगे अध्याय 6 दूसरा पार करना, जिसमें रावी अपने स्वादिष्ठान की सफलता के करीब पहुंचती है और उसे ये तय करना होगा कि वो अंततः अपनी वास्तविक गति का कितना हिस्सा प्रकट करने के लिए तैयार है। अध्याय 6 दूसरा पार करना। छिपे रहने के साथ समस्या ये थी, जैसा कि रावी 3 सावधानी भरे वर्षों में समझ चुकी थी, कि यह केवल एक ही दिशा में काम करता था। आचार्य प्रलयन का ध्यान खींचने से बचने के लिए पर्याप्त धीमा होना आसान था, लेकिन पंथ के दूसरे प्रकार के ध्यान से बचने के लिए धीमा होना, वो ध्यान जो पूरी तरह से ठंडे और प्रशासनिक तरीके से ये तय करता था कि कौन से बाहरी शिष्य निरंतर प्रशिक्षण की लागत के योग्य हैं और किन्हें रसोई, छतों के रखरखाव दल या निचले शहर के उन अनाथालयों में भेजना बेहतर है जिनका जिक्र ईशानी ने एक बार इतनी सहजता से किया था, एक पूरी तरह से अलग और कहीं अधिक खतरनाक प्रकार की गणना थी। गिरते पत्तों की परीक्षा, द ट्रायल ऑफ फॉलिंग लीव्स, 6 हफ्तों में है। प्रशिक्षक भानु ने शरद ऋतु की एक सलिटी सुबह एकत्रित कनिष्ठ शिष्यों के सामने घोषणा की। उनकी आवाज में किसी ऐसे व्यक्ति का विशेष सपाटपन था जो कोई ऐसी खबर दे रहा हो जिसे वह पहले भी कई बार दे चुका था और आगे भी कई बार देने की उम्मीद करता था। 3 साल पहले इस जत्थे में शामिल होने वाले हर शिष्य का मूल्यांकन किया जाएगा। जो लोग स्वाधिष्ठान में प्रवेश नहीं कर पाए हैं या इस सीजन के भीतर प्रवेश करने का स्पष्ट वादा नहीं दिखा पाए हैं, उन्हें बाहरी सेवा में भेज दिया जाएगा। उन्होंने इस बात को संस्थागत आदत की शांत क्रूरता के साथ 10 साल के बच्चों की कतारों पर बैठने दिया। यह कोई सजा नहीं है। हर आत्मा भीतरी मार्ग के लिए उपयुक्त नहीं होती, लेकिन पंथ अपने संसाधनों को उन बच्चों को प्रशिक्षित करने में खर्च नहीं कर सकता जो उनका उपयोग नहीं करेंगे। रावी ने तुरंत हिसाब किताब लगाया, ठीक उसी तरह जैसे उसने अब हर चीज पर गणित लगाने का खुद को प्रशिक्षण दिया था। दीक्षा समारोह को 3 साल हो चुके थे। उस दिन उसके बगल में 9 अन्य बच्चे घुटने टेके हुए थे। उसने एकत्रित कतारों में सावधानी से गिना और पाया कि केवल 6 ही अभी भी मौजूद थे। 3 को पहले ही छोटे मूल्यांकनों में चुपचाप बाहर कर दिया गया था, जिन्हें ट्रैक करने के बारे में उसने इतनी बारीकी से नहीं सोचा था। यह इस बात का प्रमाण था, अगर उसे और प्रमाण की आवश्यकता थी, कि साधारण अनाथों के लिए पंथ के धैर्य का किनारा उसके शांत सार्वजनिक चेहरे के विज्ञापनों से कहीं अधिक सख्त था। मैंने 3 साल बिल्कुल ध्रुव और दूसरों की तरह धीमे रहने में बिताए हैं। उसने भानु की नजर को कतार में नीचे बढ़ते हुए देखा जो पूरी तरह उस पर नहीं टिकी थी। अगर मैं इस परीक्षा में भी इतनी ही धीमी रही तो मुझे रसोई में भेज दिया जाएगा, और मीरा, बही खाते और प्रलयन की महत्वाकांक्षाओं के बारे में मैंने जो कुछ भी सीखा है वो सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि मैं उन रिकॉर्ड्स के आसपास भी नहीं रहूंगी जो मायने रखते हैं। अगर मैं वो दिखाती हूं जो मैं वास्तव में कर सकती हूं, तो मैं ठीक उसी तरह की असाधारण प्रतिभा की पुष्टि कर दूंगी जिसके कारण मीरा को सबसे पहले काटा हार्वेस्ट गया था। इसका ऐसा कोई संस्करण नहीं है जहां मैं बस छिपती रहूं। इसका केवल एक ही संस्करण है जहां मैं बहुत सटीकता से चुनती हूं कि कितना प्रकट करना है और किसके सामने।
छिपने की कला। उसने 2 शामों बाद पूर्वी छत पर वीर को पाया। आधिकारिक अभ्यास के घंटे समाप्त होने के काफी बाद रूपों फॉर्म्स के एक सेट के माध्यम से एक नियंत्रित मूक सटीकता के साथ चलते हुए जिसने उसे छत के छायादार प्रवेश द्वार पर बिल्कुल रोक दिया और वो बस देखती रही। वो अच्छा था, केवल अपने प्रशिक्षण समय के हिसाब से सक्षम वाला अच्छा नहीं, जैसा कि ध्रुव था, बल्कि अनुशासित रूप से अच्छा। वो साफ सुथरी नपी तुली हरकत जो किसी ऐसे व्यक्ति से आती है जिसने इस पहाड़ पर कदम रखने से पहले ही पूरी तरह से कहीं और मार्शल फाउंडेशन युद्ध कला का आधार सीखा हो और उसके बाद से 3 साल इसे सावधानी से घिसने में बिताए हों ताकि किसी भी सामान्य देखने वाले को यह एक साधारण बाहरी शिष्य की तकनीक लगे। इससे पहले कि वह यह विचार पूरा करती, उसने उसे नोटिस कर लिया। बेशक उसे करना ही था। तुम्हें इतनी देर से यहां नहीं होना चाहिए, वीर ने इतनी तेजी से एक ढीले जानबूझकर साधारण रुख स्टांस को अपनाते हुए कहा कि अगर वह पहले से ही बारीकी से न देख रही होती तो वह इस बदलाव को पूरी तरह से चूक जाती। तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। एक लंबा ठहराव। 3 वर्षों में रावी ने उससे कुल मिलाकर शायद 1 दर्जन शब्दों का आदान प्रदान किया था। वो खुद को एक ऐसी निरंतरता के साथ अलग रखता था कि अन्य बाहरी शिष्यों ने भी उस पर टिप्पणी करना बंद कर दिया था और उसे बस एक साधारण शर्मीलापन मान लिया था। उसने उसे देखा था उसी सावधान धैर्यवान तरीके से जैसे वो अब सब कुछ देखती थी और धीरे धीरे एक निजी सिद्धांत बनाया था जिसका शर्मीलेपन से कोई लेना देना नहीं था। तुम खुद को रोक रहे हो, उसने कहा। कोई सवाल नहीं था। उसके सावधान सतर्क चेहरे पर कुछ बिल्कुल स्थिर हो गया, एक ऐसी विशेष स्थिरता जिसे उसने एक छोटे से झटके के साथ पहचाना, जैसे कोई अपना रहस्य किसी ऐसे व्यक्ति के मुंह से जोर से सुन रहा हो जिसे उसने कभी यह बताया ही न हो। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि तुम्हारा क्या मतलब है, मुझे लगता है कि तुम समझते हो। उसने अपनी आवाज को धीमा बिना किसी खतरे के रखा, वही सावधान लहजा जो उसने गणक और ईशानी दोनों पर इस्तेमाल किया था 3 साल के दौरान ये सीखने में कि लोगों को खुद को सुरक्षित रखने से रोकने के लिए पर्याप्त आरामदायक कैसे बनाया जाए। मैंने तुम्हें 3 साल से देखा है। तुम उस व्यक्ति की तरह चलते हो जो इस पहाड़ पर आने से पहले ही लड़ना जानता था और तुमने तब से हर एक अभ्यास सत्र यह सुनिश्चित करने में बिताया है कि कोई और इस पर ध्यान न दे। वीर ने एक लंबे पल के लिए उसका अध्ययन किया, किसी ऐसी चीज को तौला जिसे वह पढ़ नहीं सकी, और जब वह आखिरकार बोला तो उसकी आवाज उस सब से कहीं अधिक शांत और सतर्क हो गई थी जो उसने कभी उससे सुनी थी। परीक्षा आ रही है, उसने कहा, जो कि कोई जवाब नहीं था और अपने अनोखे घुमावदार तरीके से पूरी तरह से एक जवाब भी था। तुम क्या करने वाली हो? मुझे उम्मीद थी, रावी ने धीरे से कहा, कि जिसने भी तुम्हें इतनी अच्छी तरह से छिपना सिखाया है उसके पास इस विषय पर कोई सलाह हो सकती है। 3 साल में पहली बार वीर लगभग मुस्कुराया, एक छोटी सुरक्षित मुस्कान, लेकिन असली। सावधान, उसने कहा, ये यहाँ आने के बाद से मेरे द्वारा सुनी गई किसी आरोप के सबसे करीब की चीज है और तुमने इसे एक शांति प्रस्ताव की तरह पेश किया। इसका उद्देश्य यही था। उसने उस पर विचार किया और उसके हाव भाव में कुछ थोड़ी ढील आई। भरोसा नहीं, अभी नहीं, लेकिन उस सुरक्षा कवच का पहला ढीला होना जिसे साफ तौर पर बहुत लंबे समय से कसकर रखा गया था। उत्तीर्ण होने के लिए पर्याप्त, उसने आखिरकार कहा। घर के नाम पर जो कुछ भी बचा है वहां वापस भेजे बिना इस परीक्षा से बचने के लिए पर्याप्त। दिलचस्प दिखने के लिए पर्याप्त नहीं। उसने उसकी तरफ तिरछी नजर से देखा जिसमें उसकी सावधान शून्यता की तुलना में कुछ अधिक तीखा और मूल्यांकन करने वाला भाव था। मेरा अनुमान है कि तुम भी इसी गणित की योजना बना रही हो, कुछ ऐसा ही। तो फिर हम एक दूसरे को समझते हैं। वह एक बार फिर सटीक और साधारण बनकर अपने रूपों की ओर मुड़ गया और रावी समझ गई, बिना दोनों में से किसी के जोर से कहे, कि यह जो कुछ भी था अभी दोस्ती नहीं, पूरी तरह से गठबंधन नहीं, बल्कि दोनों के बगल की कोई चीज बस चुपचाप शुरू हो चुका था। बढ़ती हुई तपस्या परीक्षा से पहले के 6 हफ्ते सावधानीपूर्वक जानबूझकर की गई वृद्धि में बीते। रावी ने 3 वर्षों में पहली बार खुद को केवल प्रशिक्षण का दिखावा करने के बजाय वास्तव में प्रशिक्षण लेने की अनुमति दी। हर सत्र में अपने पेट में अंगारे जैसी गर्मी के नियंत्रण को थोड़ा और आगे बढ़ाया। सौर अग्नि की उस आत्मीयता अफिनिटी की सीमाओं का परीक्षण किया जिसे वह अपने पहले जीवन से स्पष्ट रूप से याद करती थी। आग के उस चाबुक जैसी पतली लकीर को सुधारा जिसने कभी 13 साल की उम्र में उसकी आस्तीन को काला कर दिया था और जिसका उसने सावधानी से हिसाब लगाया। स्वाधिष्ठान की दहलीज पर एक प्रतिभाशाली लेकिन चौंकाने वाले नहीं 10 साल के बच्चे द्वारा प्रबंधित किया जाना पूरी तरह से उपयुक्त होगा। वह रात में दूर की छत पर तारा के नदी पत्थर और अंधेरे द्वारा दी जाने वाली एकांतता में लिपटी अभ्यास करती थी। उसने दिखाई देने वाले संस्करण का अभ्यास किया
उसके वास्तविक नियंत्रण का एक अंश जो जानबूझकर अधूरा था, एक ऐसी तकनीक जो किसी भी देखने वाले को सहज याद के बजाय वास्तविक कड़ी मेहनत से हासिल की गई प्रगति जैसी लगे। उस महिला की याद के बजाय जिसने 12 साल पहले एक ऐसे जीवन में जो अब तकनीकी रूप से अस्तित्व में नहीं था, इसी रूप पर महारत हासिल की थी। कावेरी, जो अब 18 वर्ष की थी और मणिपुर के लिए अपनी खुद की लंबे समय से विलंबित कोशिश के करीब पहुंच रही थी, ने उसे एक शाम देर से अभ्यास करते हुए पाया और बिना किसी टिप्पणी के लंबे समय तक देखने के लिए छत की सीढ़ियों पर बैठ गई। तुम बेहतर हो गई हो, कावेरी ने आखिरकार कहा, जब रावी अपनी सांस लेने के लिए रुकी। उसकी आवाज में कुछ सावधानी थी, पूरी तरह से संदेह नहीं, लेकिन उसका सबसे पहला, सबसे सौम्य चचेरा भाई। इस आखिरी महीने में मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज मैं कड़ी मेहनत कर रही हूं, रावी ने कहा। परीक्षा आ रही है। हूं। कावेरी की आंखों ने रावी के अभ्यास चाबुक के आखिरी धुंधले होते अंगारे का पीछा किया जहां उसने छत के पत्थर पर एक पतली काली रेखा झुलसा दी थी। मुझे 10 साल का होना याद है, उसने धीरे से कहा। मैं इसका आधा भी नियंत्रित नहीं थी। एक ठहराव, और उसकी आंखों के पीछे कुछ ऐसा बदला जिसे रावी ने, जो अब अंधी कृतज्ञता के बजाय 3 वर्षों की गाढ़ी सतर्कता के साथ देख रही थी, तुरंत पहचान लिया कि वह क्या था। कोई द्वेष नहीं, अभी नहीं, उस अधूरी मुस्कान जैसा कुछ भी नहीं जो अंततः एक ब्लेड में बदल जाएगी। बस एक सवाल की पहली धुंधली छाया जो एक 18 साल की लड़की, जिसने बहुत ही साधारण परिणामों के लिए बहुत कड़ी मेहनत की थी, खुद से पूछना शुरू कर सकती थी, एक 10 साल की बच्ची को उसी उम्र की अपनी खुद की याद से आगे निकलते हुए देखकर। तो ये बात है, रावी ने एक ऐसे ठंडेपन के साथ सोचा जिसने उसे इस बात पर चौंका दिया कि इस बार इसे वास्तव में कितना कम दर्द हुआ। मेरी उम्मीद से 3 साल पहले। बीज को उगना शुरू करने के लिए मेरे लापरवाह होने की जरूरत नहीं है। उसे बस मेरे अच्छे होने की जरूरत है, और उसे तुम्हारे इतनी बारीकी से देखने की जरूरत है कि तुम इस पर ध्यान दे सको। आप हमेशा गति से ज्यादा नियंत्रण में बेहतर थी, दीदी, रावी ने विक्षेपण, डिफ्लेक्शन के बजाय गर्मजोशी को चुनते हुए सावधानी से कहा, क्योंकि उसने उन लंबी रातों में जब से तारा का नदी पत्थर पहली बार उसकी छाती के खिलाफ ठंडा होकर बैठा था, ये तय कर लिया था कि छाया से पूरी तरह से आगे निकल जाना शायद संभव नहीं था। लेकिन इन छोटे क्षणों में से प्रत्येक में वह कावेरी के साथ कैसा व्यवहार करती है, वह संचयी रूप से अभी भी बहुत मायने रख सकता है कि किस वर्ष वह छाया अंततः किसी बदतर चीज में बदल जाएगी। आपने अपने से दोगुनी रैंक वाले आधे सीनियर्स की तुलना में बेहतर आधार, फाउंडेशन के साथ मणिपुर को पार किया था। हर कोई ऐसा कहता है। ये सच था। ये भी, वो एक थकी हुई, सतर्क स्पष्टता के साथ समझती थी कि यह पर्याप्त नहीं था, क्योंकि वह हिसाब किताब जिसने अंततः उसे मार डाला, वो कभी वास्तव में इस बारे में नहीं था कि किसका आधार बेहतर था। यह इस बारे में था कि आचार्य प्रलयन के सहायक ने किसका नाम अधिक बार लिखा, पंथ के प्रशंसा, खजाने और ध्यान के सीमित संसाधन अंततः साल दर साल किसके पक्ष में झुके, जब तक कि एक लड़की के 12 वर्षों के ईमानदार प्रयास ने भीतर से ऐसा महसूस नहीं कराया कि उसने दूसरी लड़की के सहज भाग्य के सामने कुछ भी नहीं खरीदा था। हर कोई ऐसा कहता है, कावेरी ने दोहराया, और इसमें कुछ लगभग व्यंग्यात्मक था, लगभग प्रिय, अभी कड़वाहट के करीब भी नहीं। लेकिन रावी ने इस बातचीत को भी दर्ज कर लिया, एक निजी बही खाते में एक और प्रविष्टि जिसे केवल वह रख रही थी, और खुद से एक शांत वादा किया कि वे दोनों जो साल अभी आगे जीने वाले हैं, उनमें कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि कावेरी का अपना नाम भी लिखा जाए। स्वादिष्ठान की दहलीज गिरते पत्तों की परीक्षा उसी काले पत्थर की छत पर आयोजित की गई थी जहां पूरी तरह से एक दूसरे जीवन में रावी किसी दिन अनाहत को पार करने वाली थी और उसके लिए मरने वाली थी। उसने इस गूंज को उसी सपाट, सतर्क दूरी के साथ नोट किया जिसे उसने अब अधिकांश चीजों पर लागू करना सीख लिया था, और अपने चेहरे पर इसे बिल्कुल भी दिखाए बिना मूल्यांकित शिष्यों की कतार में अपना स्थान ले लिया। उस दोपहर उसने आचार्य प्रलयन, प्रशिक्षक भानु और उसी मोम की पट्टी वाले सहायक के सामने स्वाधिष्ठान में प्रवेश किया, जिसने 3 साल पहले आपत्ति करने के लिए बहुत अधिक थक चुके एक आधा डूबे हुए बच्चे के शरीर के ऊपर उसकी प्राण घनत्व को उसकी दिखाई देने वाली उम्र के हिसाब से असाधारण रूप से उच्च दर्ज किया था। उसने इसे कठिन दिखाने का नाटक किया। उसने स्थिर होने से पहले अपने पेट में अंगारे को 2 बार भड़कने और बुझने दिया, सौर अग्नि के अपने पहले सच्चे चाबुक को साफ सुथरी पतली लकीर में स्थिर होने से पहले फटे और आधे नियंत्रित रूप में बाहर आने दिया, जिसे उसने निजी तौर पर 6 सप्ताह की सावधान रातों में परिपूर्ण करने में बिताया था। ये योजना के अनुसार एक 10 साल के बच्चे के लिए एक प्रभावशाली सफलता थी, उस तरह की जिसने देखने वाले प्रशिक्षकों से प्रशंसा की फुसफुसाहट और भानु से एक दुर्लभ वास्तविक मुस्कान अर्जित की, लेकिन इतनी असंभव
इतनी सहज, इतनी अमानवीय नहीं कि कोई इसके कैसे पर दोबारा विचार करे। बहुत बढ़िया, आचार्य प्रलयन ने मूल्यांकन समाप्त होने पर आगे बढ़ते हुए कहा। उनके शांत चेहरे से उस गणना का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था जो इसके पीछे चल रही थी। ऐसा लगता है कि नदी हमें हैरान करना जारी रखे हुए है। धन्यवाद, आचार्य, रावी ने कहा, rolled smoothly into her 7-year-old voice constraints, and bowed with exactly the right amount of shy pride, and did not, this time, feel a single ounce of the warm, uncomplicated gratitude she remembered feeling the first time he'd said almost exactly these words to her, 3 years and 1 entire lifetime ago. जैसे ही मूल्यांकित शिष्यों को विदा किया गया, उसने छत के पार वीर की आंखें पकड़ ली। उसने भी पार कर लिया था। उसने ध्यान दिया, एक नियंत्रित, साधारण क्षमता के साथ जो इतनी सटीक रूप से कैलिब्रेट की गई थी कि यह लगभग अपने आप में एक उत्कृष्ट कृति थी, और दोनों में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। उन्हें जरूरत नहीं थी। उनके पीछे, छत के किनारे पर, मोम की पट्टी वाला सहायक अपनी पट्टी पर झुका और कुछ लिखा जिसे रावी इस दूरी से नहीं पढ़ सकती थी, और उसे जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि वह पहले से ही जानती थी, उस महिला की ठंडी निश्चितता के साथ जिसने एक बार इस सटीक बही खाते को खुद पर पूरी तरह से बंद होते देखा था, कि यह किस तरह की प्रविष्टि होने जा रही थी। इसकी प्रगति पर करीब से नजर रखना, उसने सुईनुमा कलम को हिलते हुए देखकर सोचा। 3 साल, और मैं अभी भी आपको उस वाक्य को लिखना बंद नहीं करवा सकी। मुझे लगता है कि अब एकमात्र सवाल यही बचा है कि मैं कब तक ये सुनिश्चित कर सकती हूँ कि वह वाक्य उस कीमत से कम मूल्य का रहे जो आपको इसे लिखते रहने के लिए चुकानी पड़ रही है। अध्याय 6 समाप्त। अगले अध्याय में हम देखेंगे अध्याय 7, वर्धन घराने के पत्र, जिसमें अर्जुन का पत्राचार गंभीरता से शुरू होता है और रावी को ये तय करना होगा कि वो उसे किस तरह का व्यक्ति बनने देने के लिए तैयार है, एक समय में एक सावधान पत्र के माध्यम से। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगेगी तो हमारे इस सफर में आगे भी साथ बने रहिएगा। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें और कमेंट करके मुझे बताइए कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। आपके कमेंट्स मुझे बहुत हौसला देते हैं।